हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित जीके में। हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपके सामने है। सिक्स चैप्टर आपके सामने है सेवन्थ क्लास का। ठीक है, इसमें आज के बाद फिर एट्थ क्लास करेंगे मंडे से, जो कि एक बढ़िया क्लासेस चलेंगे। सिक्स क्लास और सेवन्थ क्लास आपके बेस को पूरी तरीके से क्लियर कर चुकी होगी, चाहे वो तीनों सब्जेक्ट में से, चाहे वो जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, पॉलिटिकल साइंस हो। ठीक है, इन तीनों में आपको मैंने जो बेसिक बैठाना था वो बैठा चुका हूं। ठीक है, एक बड़े तरीके से नए दौर की तरह चलेंगे, नए दौर की तरफ चलेंगे। ठीक है, एट्थ क्लास में इतने मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आएंगे जो बिल्कुल सामने थे। अब जब पढ़ोगे ना, बिल्कुल सटीक तरीके से क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है भाई। ठीक है, और मैं बताता चलूंगा इंपॉर्टेंट नोट, अभी तक जैसे कराता चल रहा हूँ ऐसे ही इसे इसे भी बेटर तरीके से, और क्वेश्चन अधिक मात्रा में आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो सीधा चलते हैं। आज सिक्स चैप्टर आपके सामने है। ठीक है, नगर मंदिर सिविलाइजेशन, इसमें आज हम्पी, मुसलीपट्टनम और सूरत, इनके व्यापारों में थोड़ा बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र होने लगा है। इन चीजों को मैं आज बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर को लेकर के भाई मेरे। ठीक है, सीधा आपके सामने स्लाइड दिख भी रही होगी। एक मिनट में कलर चेंज कर लूं, जाकि जिससे कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो, आपको दिखे नहीं, दिखे अच्छे तरीके से, बढ़िया दिखे। ठीक है, ये आपके सामने स्लाइड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई तरह के नगरों के बारे में जानेंगे, व्यापार, शिल्पकार, हम्पी के बारे में जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ही है। ठीक है, मछलीपट्टनम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सूरत के बारे में जानेंगे आज। ठीक है, शुरू करते हैं। मध्य युगीन नगर कई प्रकार के होते थे, जैसे मंदिर नगर, प्रशासनिक केंद्र, व्यवसाय, व्यावसायिक शहर और पत्तन नगर। कुछ नगर ऐसे भी थे जहां एक से अधिक किस्मों के शहरों के लक्षण होते थे। कोई नगर प्रशासनिक केंद्र के साथ साथ व्यावसायिक केंद्र भी हो सकता था, और वहां महत्वपूर्ण मंदिर भी हो सकते थे, जैसे कि गुजरात के लोथन जो बंदरगाह थी वो, उन चीजों की बात होंगी आज। सूरत की बात होगी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं तंजावुर के बारे में। ठीक है, चोल राजवंश की राजधानी तंजौर, मैंने आपको पहले भी बताया है। चालुक्य की राजधानी कौन सी थी, बिल्कुल कमेंट में बताना मुझे। प्रशासनिक नगर था। ठीक है, प्रशासन करने वाला। ठीक है, इस नगर में सेना की छावनी भी थी, और सेना मजबूत तरीके से था ये वंश। तंजौर नगर में एक व्यस्त बाजार भी था, जहां अनाज, मसाले, कपड़े, जेवरातों आदि की खरीद बिक्री होती थी। तंजौर एक मंदिर नगर भी था। ठीक है, उस जमाने में मंदिर कई प्रकार के सामाजिक आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होते थे। ठीक है, जैसा मैं पीछे भी जिक्र कर चुका हूं आपके सामने। मंदिर के धन का इस्तेमाल व्यवसाय, बैंकिंग को वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाता था। समय बीतने के साथ मंदिर के आसपास कई पुजारी, शिल्प मजदूर, व्यापारी आदि बस गए थे। ठीक है, इस तरह मंदिर नगर का आकार बड़ा होता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मध्य युग के मंदिर नगर के उदाहरण देख लो। भिल्ल स्वामिन या भिसला या विदिशा, विदिशा नाम आया है। ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। सोमनाथ गुजरात में, कांचीपुरम तिरुवन्नमलाई और मदुरई तमिलनाडु में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने सारे दिए, 5-6 दिए बस। तिरुपति आंध्र प्रदेश में, वृंदावन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनको याद कर लेना भाई मेरे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं तो क्लिक करके कट करके दिखा दूंगा, यहां से क्वेश्चन आया आपके सामने। ठीक है, मैंने बार बार कहा था कि नोट कर लो। अजमेर, अजमेर अभी तक तंजौर के बारे में पढ़े, अब अजमेर के बारे में पढ़ेंगे जो कि राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के शहरी 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। बाद में मुगल साम्राज्य में सूबे की राजधानी बनी, जो सूबेदारों को रख देता था। ठीक है, एक राज्यपाल के तौर पर। ठीक है, अपने बेटों के रखता था, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया। अजमेर में धार्मिक सौंदर्य बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है नाम, 12वीं सदी में अजमेर में आकर बस गया था। कब बसा था, 12वीं सदी में। हर हर समुदाय के लोग उनके अनुयायी थे। अजमेर के निकट स्थित पुष्कर झील, पुष्कर झील कहां पर है, पूछ लेगा, राजस्थान में। सैकड़ों वर्ष में तीर्थ यात्रियों को आकर्षित किया था। ठीक है, व्यापार बिजनेस कैसा था, छोटे नगरों का नेटवर्क कैसा था आपस में। 8वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में कई छोटे छोटे नगर थे, कई बड़े गांव विकसित होकर छोटे नगर बन गए थे उस समय। इन नगरों ने के बाजार को मंडीपा, ये क्वेश्चन आया था। मंडीप का जो है नाम है, ये क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, क्या चीज है मंडीप का। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाद में मंडी कहे जाने लगा, जो मंडी शब्द लिखड़ा है उससे पहले क्या कहते थे इसको, मंडीप का कहते थे इसको। ठीक है मेरे भाई, बाजार की गलियों को हट कहते थे। ठीक है, पहले बाजार की जो गली थी उसको क्या कहा जाता था, हट, और मंडी को मंडीप का। ठीक है भाई, जहां दुकानों की कतार होती थी, अलग अलग शिल्पकारियों के लोग
गलियों में रहते थे। उद्यानिक जैसे कुम्हार है, हट्ट है, तेली है, हट जो तीन चीनी हट हट बोलते थे ना, उनकी गली अलग होती थी। ठीक है, जैसे बोलते हैं, बोला है ना कि गलियों को हट कहा जाता था। चीनी की गली चीनी हट अलग, ठीक है, तेल हट अलग, कुम्हार कुम्हार हट अलग, मतलब गली अलग। ठीक है, कुछ व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे। कई लोग सुंदर इलाकों में स्थानीय उत्पाद खरीदने आते थे। सुदूर ऐसे लोग दूसरे स्थानों की वस्तुएं भी बेचते थे, जैसे नमक रहा, कपूर रहा, घोड़े, केसर, सुपारी, काली मिर्च आदि का व्यापार करते थे इन बाजारों में। ठीक है, जमींदार की भूमिका इन नगरों में या उनके पास सामंत और जमींदार द्वारा किले, बंद महल बनवाए गए थे। ठीक है, ठीक है, ये लोग व्यापारिक शिल्पकारों चीजों कई कर वसूलते थे उस समय। जमींदार कभी कभी टैक्स वसूलने का अधिकार स्थानीय मंदिरों से दे देते थे, और जो उन्हें उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था उस समय। मंदिर के अभिलेखों को टैक्स वसूलने और अधिकार में, ये 1 मिनट दिखाऊंगा मैं इसको भी। टैक्स वसूलने के अधिकार को दान का पात्र बना चलता था उस समय। स्मॉल एंड बिग ट्रेडर्स जो होते हैं, ठीक है, उस जमाने में कई तरह के व्यापारी होते थे। घोड़े के व्यापारी संघ बनाते थे और फिर संघ के मुखिया ग्राहकों को मोल भाव करवाते थे। आज भी ऐसा होता है। लंबी दूरी की यात्रा कराने वाले व्यापार अक्सर कारवा बनाकर चलते थे, और उसने अपनी हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, गिल्ड जो होता है, बनाते थे उस समय। ठीक है, ताकि कोई हमला वमला ना कर दे, कुछ ऐसी। 8वीं सदी से ही दक्षिण भारत में ऐसे कई गिल्ड बनने लगे थे कि मणिग्रामम और नाना देशी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मणिग्रामम और नाना देशी को क्या कहा जाता है, पहले गिल्ड के रूप में थे, पहले काफी मशहूर गिल्ड थे। ठीक है, इन संघों का व्यापार पूरे उपमहाद्वीप में और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन तक फैला था। बाजारों की गिनती भी व्यापारियों में होती थी। बंजारों की कुछ अन्य व्यापारी समुदायों के नाम चेट्टियार, मारवाड़ी, आसवाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और गुजराती व्यापारी थे। ठीक है, समय बीतने के साथ मारवाड़ी, ओसवाल भारत में प्रमुख व्यापार समुदाय बन गया था। गुजराती व्यापारी के दो समुदाय थे, एक तो हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा। ठीक है, क्या था, एक तो हिंदू बनिया, एक मुस्लिम बोहरा। गुजराती व्यापारी को कारोबार लाल सागर के बंदरगाहों, फारस की खाड़ी, चीन, पूर्व अफ्रीका। अब इन चीजों को जिसको नहीं पता, नॉलेज नहीं है, हिस्ट्री में कैसे पता कर लोगे आप। ज्योग्राफी में मैंने अच्छी तरीके से बताया हर चीज को। ठीक है, कहाँ चीन है, कहाँ लाल सागर है, कहाँ खाड़ी है फारस की, कहाँ पूर्वी अफ्रीका है, सारी चीजें मैंने आपको ज्योग्राफी में बता रखी है। ठीक है, ये लोग कपड़ा, मसाले बेचते थे। अफ्रीका से सोना, दांत बेचते थे, बहुत मशहूर था हाथी का दांत। चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन, चांदी खरीदते थे उस समय। ठीक है, और पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरिया के ईसाई बसे हुए थे। ठीक है, इटली के व्यापारी लाल सागरी बंदरगाहों से भारत के मसाले और कपड़े खरीदकर उन्हें यूरोप के बाजार में पहुंचाते थे और बेचते थे। ठीक है, देख लो अपना अपना हिंदुस्तान कितना डेवलप था और कितनी बढ़िया, सोने की चिड़िया जो होती थी, यहीं से तो शुरुआत होती है इस काम में। जो बाहर के विदेश, बड़े बड़े विदेशों के हर एक राज्य से हमारा भारत उनको खींच लाया। ये देखो, इस काम में उन्हें भारी मुनाफा होता था। भारतीय मसालों और सूती कपड़ों की आदत पड़ जाने के बाद यूरोप व्यापार भारत की ओर आने लगी। ये देखो, व्यापारी जो होते थे। ठीक है, शिल्पकार, बीदर के शिल्पकार तांबा चांदी पर नक्काशी के लिए इतने मशहूर थे कि उसे कला का नाम बीदर पड़ गया। ठीक है, ये देखो आप, दिख रही है आपको ये कलाएं। ठीक है, मंदिर बनाने के लिए पांचाल विश्वकर्मा समुदाय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है। पांचाल विश्वकर्मा समुदाय की अहम भूमिका थी, किसके, मंदिर बनाने के लिए। इस समुदाय को सोनार, लोहार, ठटेरे, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, और महलों, विशाल भवनों, हौज, जलाशय बनाने में भी इनकी अहम भूमिका होती थी। ठीक है, सालियार या ककलोर समुदाय इतना संपन्न हो चुका था कि मंदिरों के लिए दान भी करने लगे। कपड़ा बनाने के कुछ चरण स्वतंत्र शिल्प के रूप में उभार हो चुका था, जैसे कपास की सफाई, कताई, रंगाई, ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम्पी और मछलीपट्टनम, ये सूरत के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ज्यादा नहीं है इनके बारे में, पर मोस्ट इंपोर्टेंट भाई मेरे हैं ये 4-5 पेज। ठीक है, फर्स्ट पेज आपके सामने, हम्पी की सभ्यता के बारे में पढ़ लेते हैं। कृष्णा तुंगभद्रा की घाटियों में स्थित हम्पी। पूछा है कि किन घाटियों बीच स्थित है यह आपका हम्पी। ठीक है, 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था हम्पी। यहाँ के शानदार खंडरों से पता चलता है कि यह एक, हम्पी देख लो, यह एक शानदार नगर था जो कि एक किले से घिरा हुआ है। दीवारों के निर्माण के लिए पत्थरों की सिल्लियों को इस तरह रखा जाता था कि वे एक दूसरे से फंस जाते हैं। दिख रहे होंगे आपको तरीके से, इस तरह में रखा जाता था कि वे एक दूसरे में फंस जाएं। ठीक है, इसमें इसमें क्या होता था कि गारे की और कंक्रीट इस्तेमाल जरा भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी ना, कि इस तरीके से बनावट करी गई कि फंस जाए आपस में, कोई तोड़ भी ना सके। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लें।
शाही प्रांगण के भवनों की शानदार गुंबद मेहराबें थी, खंभों के सहारे बड़े बड़े सांबाग बनाए गए जिनमें मूर्तियों के लिए ताके बनाई गई, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, हम्पी के बाजार में मुस्लिम सौदागरों, मूर चेटे या यूरोपीय व्यापारों में जनमगट लगता रहता था उस समय की बात हो रही है। इस शहर में मंदिर सभी तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होता था। ठीक है, देवदास या मंदिर, जो मंदिर की नर्तकी थी, जो डांस करती थी, वो जो विरूपाक्ष मंदिर में भगवान के नृत्य करती थी वो, ठीक है, जिसका आनंद राजा और प्रजा दोनों ही लेते थे। महानवमी का एक मुख्य त्योहार मनाते थे, उसमें होते थे। आजकल इसे नवरात्रि नाम भी दिया जाता है। हम्पी का पतन कैसे हुआ? 1565 में विजयनगर की पराजय के बाद यह शहर धीरे धीरे खंडर बनकर दक्कन की सुल्तानों, गोलकुंडा, अहमदनगर, बर्रार, बीदर, बीजापुर शासक ने विजयनगर के राजू को हरा दिया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको। सूरत की हंडी दूर दराज के बाजारों में चलती थी, जैसे कि काहिरा, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। सूरत का पढ़ लेते हैं, सूरत के बारे में। मुगल साम्राज्य, ये जो है ना दिखाई दे रही है, ये आपकी बंबई की सड़क की बात है। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सूरत का बाजार सिमटने लगा। ठीक है, फिर पुर्तगालियों ने समुद्र मार्ग पर कब्जा कर लिया, पुर्तगाली जो आए थे सबसे पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में अपना मुख्यालय बंबई शिफ्ट कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया का मुख्यालय बंबई शिफ्ट कब हुआ? 1668 में। इन कारणों 17वीं शताब्दी में सूरत का पतन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके सामने मछलीपट्टनम के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि इन सभी में इंपॉर्टेंट है। मछलीपट्टनम यह मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में कई गतिविधियों का केंद्र था। जल्दी ही यह आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गई थी उस समय। इसलिए डच इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर नियंत्रण करने की कोशिश की। किस पर? मछलीपट्टनम पर। मछलीपट्टनम के पतन का निर्माण, ये दोनों नाम इसके, डच ने करवाया था। किसने करवाया था? डच ने। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने यहाँ पर कपड़े, मसाल, अन्य चीजों के व्यापार पर शाही एकाधिकार लगा दिया था। और ऐसा इसलिए किया गया था कि विभिन्न ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में व्यापार का नियंत्रण न जाए। ठीक है, इन्होंने इतना प्रेशर कर रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, कैसे ये मछलीपट्टनम जो बंदरगाह, जो ये क्षेत्र अपने हित में आए। ठीक है, यहाँ पर इतने तड़े करोड़ों की कमाई होती थी, उसमें करोड़ों की कमाई। ठीक है, उस समय व्यापार के कई समूह में कड़ी प्रतिस्पर्धा चलती थी, जैसे गोलकुंडा का कुलीन वर्ग, फारस व्यापारी, तेलुगु कमेटी, चेटियार, यूरोपीय व्यापार, सारे जो व्यापारी मैंने बताए पीछे, चेटियार व्यापारी जो थे। इस प्रतिस्पर्धा के कारण यह शहर घनी आबादी वाला और संपन्न बन गया गया जब मुगलों में गोलकुंडा की इस तरफ पैर पसारने शुरू हो गए उस समय। ठीक है, तो गोलकुंडा के सूबेदार मीर जुमाल डच अंग्रेजी के एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। इनमें आपस में इतना मुठभेड़ होने लगी, यहाँ पर इतनी कमाई थी बहुत तगड़ी। ठीक है, सभी अपने देश को चमकाना और डेवलप करने चाहते थे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में व्यापार करना चाहते थे यहाँ से, तो इसलिए इनमें आपस में बाजने लगे जूता। ठीक है, मीर जुमला मुगलों के प्रतिनिधि होने के साथ साथ एक व्यापारी भी था, जो मैंने पीछे बताया आपको। ठीक है, मीर जुमला क्या है? 1686 और 1676 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के अपने कब्जे में ले लिया, 1696 में। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1600 कर लेना इसको, 1696। ठीक है, गोलकुंडा को अपने कब्जे में लिया। मछलीपट्टनम का पतन कैसे हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका पतन कैसे हुआ? जब मुगलों ने मछलीपट्टनम पर कब्जा कर लिया तो यूरोप की कंपनियां विकल्प की तलाश में लग गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की नई नीति कहती थी कि किसी पतन के लिए उत्पादन केंद्रों में संपर्क ही काफी नहीं होता। ठीक है, ऐसा सोच बनाने लगी कंपनी को ऐसी जगह ध्यान देना चाहिए कि राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यावसायिक भूमिकाओं संग। अंग्रेजों को देख लो कितने चालाक है। जो कंपनियां बंबई, कलकत्ता और मद्रास शिफ्ट कर गई तो मछलीपट्टनम के व्यापारी और वहां की संपन्नता समाप्त हो गई उस समय। ठीक है, नए शहर का उदय, यूरोपीय प्रभाव और यूरोपीय नाविक के बारे में पढ़ लेते हैं। नए शहर के बारे में 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिमी एशिया के और यूरोप मसालों को कपड़े की बढ़ती मांग के कारण यूरोपीय देश इन चीजों के स्रोत की ओर ध्यान देने लगे थे कि भाई कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं इतनी चीजें। ठीक है, हमारे देश में तो वहां से अधिक मात्रा में लोग आने लगे अपने भारत में। पूर्व के देशों में व्यापार बढ़ने के उद्देश्य से अंग्रेजी, डच, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, लेकिन उस जमाने में भारत के बड़े व्यापारी जैसे मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा से यूरोपीय कंपनियों को कड़ी टक्कर मिल रही थी। अपनी बेहतर नौसैनिक शक्ति के कारण यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर कब्जा कर लिया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंटे के रूप में काम करने को मजबूर कर दिया। ठीक है, कि भारत वाले इतने चालाक नहीं। पहली बात तो इन्हें बढ़ने क्यों दिया? ठीक है, अगर ये एक भी गढ़ या एक भी घाट पे अपना राज न करते हैं, सूरत हो या मछलीपट्टनम हो या विशाखापट्टनम हो या कोई भी आपको तट हो, जो मतलब एंट्री ही क्यों करनी थी? पहली बात तो ये थी इनको। ठीक है, इनके बारे में प्रॉपर तरीके से मैं आगे बताऊंगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, ये
एक एक कर करके इतना राज करके कि इन्होंने राजा तक खत्म कर दिया। राजा मतलब उस समय के साम्राज्य सम्राट था ना, उसको भी खत्म कर दिया था एक समय। ठीक है, उसके बारे में बताऊं कौन था। 1857 की बात जब चलेगी जब बताऊंगा। कपड़े की बढ़ती मांग के कारण बुनाई, कताई, रंगाई आदि मैंने जैसे पीछे बताया, ठीक है, सारी चीजें थी। यूरोप का प्रभाव कैसे पड़ा भारत के अंदर, यूरोप की कंपनी में आ जाने की क्या बीते बीते बदलने लगी, ठीक है, और शिल्पकारों की स्वतंत्रता कम होने की लगी। वे अब पेशेंगी यानी एडवांस के सिस्टम पर काम करने लगे। एक बार किसी से पेशगी ले लेने के बाद बुनकरों या अन्य शिल्पकारों को उसी यूरोपीय एजेंट के लिए काम करने के बाध्य होना पड़ता था। ठीक है, डिजाइन, क्योंकि वहां की सेना इतनी तगड़ी बना ली उन्होंने अपनी एजेंटे में, और कुछ अपने भारत के भी उनके साथ देने वाले। ठीक है, इसलिए तो फंसे ही सभी। डिजाइन भी उसी एजेंट के मुताबिक बनता था, जैसे वो बोलते थे। सभी शिल्पकार हो कोई भी हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 18वीं सदी का हाल कैसा था, इस दौरान बंबई, कलकत्ता, मद्रास ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण शहर बन गए थे इनके लिए। यूरोप कंपनियों ने इन शहरों पर भारत के व्यापारियों और शिल्पकारों के लिए ब्लैक टाउन बसाए थे, ब्लैक टाउन। ठीक है, श्वेत लोग सेंट जॉर्ज होते, और फोर्ट से सेंट जो विलियम कलकत्ता, सेंट जॉर्ज तो मद्रास थी, इंपॉर्टेंट है। सेंट जॉर्ज किसको कहा जाता है पहले थे, तो इसको मद्रास कहा जाता है, और फोर्ट सेंट विलियम कलकत्ता को कहा जाता है। जैसे आलिशान रिहायशी इलाकों में रहते थे ये लोग। नए शहरों को उदय होने से व्यापार और शिल्प में कई अहम बदलाव हुए थे। ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, यूरोप नाविक के बारे में आप पढ़ लेना। एक बार कोलंबस के बारे में बता देता हूं मैं आपको। इटली का निवासी कोलंबस अटलांटिक महासागर में पश्चिम की ओर चल पड़ा ताकि भारत तक पहुंचने में मार्ग ढूंढ सके। उस समय उसे पता था कि धरती गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर चला, और 1492 में भारत पहुंचने की बजाय कोलंबस वेस्ट इंडीज में पहुंच गया। इसलिए उसको वेस्ट इंडीज नाम धरा गया। यानी कि जब कोलंबस पहुंचा तो निकला तो वो इंडिया की खोज में, पर लेकिन वो अमेरिका के साउथ में अमेरिका में पहुंच गया, जहां पर वेस्ट इंडीज बसा देश है। इसलिए बसाया था कोलंबस, वेस्ट इंडीज पहुंच गया। उसके नक्के जो नक्शा बना रखा था, नक्शे कदम पर स्पेन पुर्तगाली नाविक गए और उन्होंने केंद्रीय और दक्षिण अमेरिका के विशाल हिस्सों पर कब्जा जमा लिया। देख लो, ऐसा करने के क्रम में उन्होंने वहां के मूल निवासियों को खदेड़ कर भगा दिया था। ठीक है, उन्होंने बहुत बुरा किया यूरोपियों ने, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीदर के शिल्पकार कौन सी जादुई काम के लिए प्रसिद्ध थे? तांबे, चाबी, है ये दोनों थे। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन से लोग शामिल थे? सुनार है, कमेर, लोहार थे, ये कुछ और है। ठीक है, या राजमिस्त्री थे, बड़े थे, सारी चीजें। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हम्पी नगर कौन सी नदी की घाटी में स्थित थी? कृष्णा, तुंगभद्रा, मैंने बताया था, कै और खे दोनों के बीच में थी ये। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मुख्यालय 1667 में बताया था। मछलीपट्टनम नगर कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी, नर्मदा, यमुना या कृष्णा? कृष्णा पर स्थित था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में कौन सा नगर उदय हुआ? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, तीनों हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी चीजें। क्वेश्चन मैं इसलिए जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि अगर आपने मेरी क्लास समझी है, अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो प्रति 5 से 7 सेकंड में दे रहे हो आंसर। 12 महीने वाले बहने वाली नदी कौन सी? कावेरी नदी है। सिंपल इज द राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता। कांचीपुरम और मदुरई मंदिर कहां पर स्थित है? ये आपके ना तो तमिलनाडु ना कर्नाटक में, मतलब कर्नाटक में तो है और उसके बेंगलोर में स्थित है ये दोनों, कांचीपुरम और मदुरई। ठीक है, कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी? बताओ इन कमेंट, मैंने पहले पूछा है। तिरुपति मंदिर कहां पर स्थित है? कर्नाटक में, बेंगलोर में, या तमिलनाडु में, या आंध्र प्रदेश में? तो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर है, तिरुपति मंदिर। पुष्कर सरोवर कहां पर स्थित है? पुष्कर आपका अजमेर में स्थित है। ठीक है, पुष्कर का जिक्र हुआ था। ठीक है, मक्का का प्रस्थान द्वार कहां पर स्थित है? गुजरात में है, अहमदाबाद में, गुजरात में था, पर उसके सूरत में स्थित है। ठीक है, गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसके द्वारा मिला गया था? गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य से मैंने बताया था, औरंगजेब का नाम आया था, तो औरंगजेब इज द राइट आंसर हो जाता है। कब हुआ था इन कमेंट मुझे बताओ, मैंने स्लाइड में बताया आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ, मुझे लगता है हाँ, आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, अच्छे तरीके से मैं समझाता चल रहा हूँ आपको। ठीक है भाई मेरे, थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो गया पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट भाई मेरे। और क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देख लो गर्मी में पसीनों पसीना हो रहे हैं, तरीके तो समझा रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कैसी भी कोई दिक्कत आए इन कमेंट मुझे बता दो भाई, यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है भाई मेरे, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, चैनल को। नमस्ते, राम।